The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के जीवन में एसएससी नाम की सिर्फ एक समस्या नहीं है, पूरे कुएं में ही जैसे भांग पड़ी हो। लड़के लड़कियां बैंकिंग की तैयारी करें या रेलवे की, रहेंगे परेशान ही। रास्ता बदलकर राज्य सरकार की नौकरियों का पर्चा भरेंगे तो शिक्षक से लेकर कोतवाल और चपरासी से लेकर तहसीलदार तक सबके रिजल्ट अटके नजर आते हैं। 22 फरवरी के शो में हमने एसएससी की खबर ली थी। आज हम राज्यों का रुख करेंगे, देखेंगे कि उन राज्यों का क्या हाल है जो डबल इंजन की सरकार का सपना बेच रहे हैं। उन राज्यों का रिकॉर्ड भी खंगाला जाएगा जो हर समस्या का एक ही समाधान जानते हैं कि केंद्र की तरफ उंगली उठा दो। देश के युवाओं के भविष्य से हो रहे इस खिलवाड़ के अलावा बात होगी किसान आंदोलन, दिल्ली दंगों की पहली बरसी और गुजरात में हुए निकाय चुनाव की। लेकिन शो में सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच कम से कम एक जगह तनाव कम हुआ है, पैंगोंग त्सो झील। दोनों सेनाओं के पीछे हटने को लेकर भारत में सेना ने लगातार जनता को सूचित किया, तस्वीरें और वीडियो जारी किए जिसमें दोनों सेनाएं पीछे हटती देखी गई। सेना की उत्तरी कमान ने भी प्रेस के सवालों के जवाब दिए। जब चीन को लगा कि सूचनाओं की दुनिया में उसका पलड़ा हल्का हो रहा है तो उसने गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष के समय शूट हुए वीडियो जारी किए। जून 2020 के इन वीडियोस में चीन के साथ साथ भारत के सैनिक भी नजर आए, लेकिन चीन इस प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज का वो फायदा नहीं उठा पाया जिसकी उसे उम्मीद थी। भारत ने एक स्वर में अपनी सीमा की रक्षा के लिए उतरे जवानों का अभिनंदन किया। चीन के वीडियो के स्नैपशॉट निकाल कर भारत ने उन सैनिकों के चेहरे देखे जिन्होंने चीन की आंख में डालकर उसे बताया, आंख डालकर, कि तुम्हारी दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा ही एक चेहरा था 16 बिहार रेजिमेंट के कैप्टन सोइबा मानिंगबा रंगनामेई का। 16 बिहार ही वो रेजिमेंट थी जिसके कमांड अधिकारी कर्नल बी संतोष बाबू ने गलवान में चीन के अतिक्रमण को ढाने के बाद हुए संघर्ष में अंतिम बलिदान दिया था। जब से वीडियो में कैप्टन सोइबा को पहचाना गया, उनकी छवि पूरे देश में एक हीरो की हो गई है, खासकर मणिपुर में जहां के सेनापति जिले से कैप्टन सोइबा आते हैं। आज मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कैप्टन सोइबा से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। बीरेन सिंह ने इस मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट भी की और वो भी वायरल हो गई। इस साल गणतंत्र दिवस पर गलवान संघर्ष में भाग लेने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया था। कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया था। तब कैप्टन सोइबा को भी मेंशन इन डिस्पैच मिला। शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो मेंशन इन डिस्पैच एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखी गई रिपोर्ट है जो हाईकमान को जाती है। इसमें किसी भी सैनिक का जिक्र अगर होता है तो ये एक सम्मान की तरह होता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे देशों की ये परंपरा आज़ाद भारत में 25 नवंबर 1950 को शुरू की गई थी। भारत में मेंशन इन डिस्पैच तीनों सेनाओं के प्रमुख जारी कर रक्षा मंत्री को भेजते हैं। सम्मानित सैनिक को अपने मेडल की रिबन पर लगाने के लिए कमल की पत्ती वाला चिन्ह मिलता है और साथ में एक प्रमाण पत्र जो बताता है कि भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर सम्मानित सैनिक के नाम जारी सेना प्रमुख की डिस्पैच को भारत के राजपत्र में छापा गया है। मणिपुर के स्थानीय अखबारों के मुताबिक कैप्टन सोइबा सैनिक स्कूल इम्फाल से पढ़े हैं और उसके बाद एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA गए। द लल्लन टॉप परिवार भी कैप्टन सोइबा और उनके साथ देश की सुरक्षा में तैनात तमाम सैनिकों का अभिनंदन करता है। लद्दाख और गलवान का जिक्र चला है तो बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग इलाके में सैनिकों की वापसी पर सहमति बनने के आसार हैं। इसके बाद डेमचौक और देपसांग के मैदानों का जटिल मुद्दा बचेगा। जानकार मानते हैं कि दोनों पक्ष पहले आसान मसलों को सुलझाना चाहते हैं ताकि बातचीत का माहौल और मजबूत हो। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आहट से जुड़ी है। महाराष्ट्र को अपने कुछ शहरों में आंशिक से लेकर सख्त लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। इसलिए केंद्र सरकार अब अपना ध्यान इस तरफ लगा रही है कि दोबारा बढ़ रहे संक्रमण के आंकड़ों को बिना विस्तृत लॉकडाउन लगाए कैसे काबू किया जाए। इस रणनीति में भारत का ट्रम्प कार्ड है टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में 23 फरवरी तक
1,17,45,552 लोगों को टीका लग चुका है। इसमें 65 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और 40 लाख दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर मसलन पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारी हैं। इनमें से 12,58,177 लोगों को दूसरा डोज भी मिल गया, यानी इतने मामलों में टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब इस रफ्तार को बढ़ाया जाना है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि सरकार आने वाले 4 से 6 हफ्तों में रोजाना 50 लाख टीके लगाने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ एक जगह पर रोजाना टीकों की संख्या को भी बढ़ाकर 200 किया जाएगा। सरकार चाहती है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ आबादी के उस हिस्से को भी टीका लगाया जाए जिसे संक्रमण से ज्यादा खतरा है, मसलन वृद्ध और किसी बीमारी से ग्रसित लोग। आपने टीकाकरण की बात सुनी, अब कुछ टीके पर बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत में आपात अनुमति के साथ 2 टीके लगाए जा रहे हैं। एक है एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड और दूसरा भारत बायोटेक का कोवैक्सिन। एस्ट्राजेनेका से जुड़ा जो एफिकेसी डेटा है वो वेस्ट में उपलब्ध था, इसलिए इसको लेकर ज्यादा संशय नहीं हो रहा था। कोवैक्सिन के असर को लेकर जानकारी के अभाव के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब भारत बायोटेक ने भरोसा दिलाया है कि कंपनी तीसरे चरण के ट्रायल से जुड़ा एफिकेसी डेटा 2 हफ्ते में जारी करेगी। कंपनी ने यह भी कहा कि वो संक्रमण की दक्षिण अफ्रीकी जो स्ट्रेन है उसके लिए भी अपने टीके को डेवलप कर सकती है। हम जानते हैं कि 1 साल में कई चरण के लॉकडाउन और फिर टीका बना लेने के बाद संक्रमण की जो ताज़ा स्थिति है वो सरकारी दावों का लिटमस टेस्ट बन गई है। इस टेस्ट के परिणाम जल्द देश के सामने होंगे। दूसरी सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी है। किसान आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था जिसे टूल किट कहा गया। तो भारत में एजेंसियों का ध्यान इस तरफ चला गया कि इस टूल किट को बनाया किसने। इस संबंध में भारत की रहने वाली पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि, वकील निकिता जैकब और शांतनु मुलुक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया। आज दिल्ली की एक अदालत ने दिशा रवि को 1-1 लाख के 2 बॉन्ड्स पर जमानत दे दी। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि दिशा के खिलाफ पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूत अधूरे और अस्पष्ट थे। फिर दिशा की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं रही। सुनवाई के दौरान जज ने पुलिस से जो सवाल पूछे वो आम दर्शकों को भी इस मामले को समझने में मददगार हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ दोहरा देते हैं। पूछा गया कि टूलकिट वास्तव में क्या होती है, क्या ये दस्तावेज अपने आप में किसी शख्स को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त है। पूछा गया कि क्या पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत है जो दिशा रवि का सीधा संबंध 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के साथ स्थापित कर सके। कानूनी मामलों पर नजर रखने वाली वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से कहा कि दिशा रवि ने खालिस्तान समर्थक गुटों के साथ भारत को बदनाम करने की साजिश की और हिंसा भड़काई। उनका सामना निकिता जैकब और शांतनु मुलुक से कराना जरूरी है। पुलिस ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान रवि ने दोष इन दोनों के सर मढ़ दिया था। इन आरोपों के जवाब में दिशा ने कहा कि किसी खालिस्तान समर्थक गुट से उनका संबंध नहीं रहा और उन पर देशद्रोह या हिंसा का मामला तो बनता ही नहीं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन से जुड़े और भी अपडेट वो भी जान लीजिए। किसान आंदोलन के बहाने विपक्ष अपने लिए मैदान पर जगह तलाश रहा है। राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस जैसी पार्टियां लगातार महापंचायतें कर रही हैं। आज मथुरा में महापंचायत करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। अपने मित्रों के लाखों करोड़ कर्जे माफ हो गए हैं, आपका 1 भी रुपया माफ नहीं हुआ। फसल बीमा के नाम पर आपसे खरबपति मित्रों ने 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 26,000 करोड़ रुपए कमाए हैं और आप इस तरह भटक रहे हैं सड़कों पे। आपकी कोई सुनवाई नहीं है। आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है। समझ में नहीं आता कि जब आपने ही उनको प्रधानमंत्री बनाया, जब आपके वोटों के बल पर उन्हें सत्ता मिली, तब आपको इस
तरह से मुट्ठी ठुकरा रहे हैं, आपको बर्बाद क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान मोर्चा अब अपनी महापंचायतों को जाट बेल्ट से बाहर ले जाने में लगा है। 8 मार्च को मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसान महापंचायत का ऐलान हुआ है। इसमें राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे किसान नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश की पहली महापंचायत के लिए श्योपुर को इसलिए चुना गया क्योंकि ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संसदीय क्षेत्र है। किसान मोर्चा उम्मीद कर रहा है कि इस महापंचायत में राजस्थान के किसान भी पहुंचेंगे। विपक्ष और किसान मोर्चे की अलग अलग गोलबंदियों से निपटने के लिए केंद्र में आरूढ़ भाजपा पार्टी ये दोनों भी काम पर लगे हैं। विपक्ष के लिए प्रवक्ताओं को काम पर लगाया गया है और किसान महापंचायतों की काट के लिए भाजपा ने अपने नेताओं और मंत्रियों से फील्ड पर उतरने को कहा है। तीसरी सुर्खी गुजरात से नगर निकाय चुनाव। समाचार की तैयारी तक नतीजे आ रहे थे। भाजपा हर नगर निकाय में बड़ी जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। गुजरात में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव भले इन चुनाव से हटकर माने जाएं, लेकिन इनसे माहौल का पता चलता है, खासकर तब जब सूबे के 6 बड़े शहरों में चुनाव हो रहे हों। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर। 21 फरवरी को इन शहरों की निकायों की 576 सीटों पर वोट पड़े। 2015 में हुए निकाय चुनाव में भाजपा 391 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस 174। इस बार भी भाजपा करीब 350 सीटों पर बढ़त बनाए है। देर शाम नतीजे स्थायी हो जाएंगे, इसलिए 24 फरवरी को ललन टॉप में इन पर हम विस्तार से बात करेंगे कि इन आंकड़ों के मायने क्या हैं। फिलहाल आप 2 चीजें जान लीजिए कि सूरत में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष बनकर उभरी है और इसलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि वो वहां पर रोड शो करके जनता का धन्यवाद करेंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इसने अहमदाबाद में खाता खोल लिया है। अब इन तीनों चीजों का क्या मतलब निकाला जाए। पहला मतलब याद रखिए कि 2017 के उत्तरार्ध में गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता बचाने का काम शहरी सीटों ने किया था और इन चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट है कि इन शहरी इलाकों में बीजेपी की मजबूत पकड़ अभी भी बरकरार है। कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार पटेलों के आरक्षण के आंदोलन की लहर पर सवार होकर सत्ता में आने का स्वप्न संजो रही थी, वो क्या रूरल में मजबूत है? क्या अर्बन में अपनी घुसपैठ कर पाएगी? अर्बन में रिक्लेम कर पाएगी अपने आप को? इन चुनाव से तो ऐसा कतई नहीं लगता। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह की हसरतें लेकर पंजाब में गई थी वैसे ही गुजरात में दाखिल हो सकती है। आपको आम आदमी पार्टी का चरित्र याद रखना होगा। ये मूलतः शहरी इलाके की पार्टी है, ऐसा कहा जाता है। इसकी कैंपेन स्ट्रेटजी के बारे में भी इसी तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। क्या आम आदमी पार्टी गुजरात के शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के सामने विकल्प बन पाएगी? और तीसरा बिंदु, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार हैदराबाद के अपने मजबूत बेसन के बाहर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को मुस्लिमों की पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। बिहार में उन्हें इसके परिणाम मिले, बंगाल में उन्होंने ताल ठोकी है और अब गुजरात में भी दाखिल हो गए। इससे पहले हैदराबाद के बाहर हमने देखा था कि महाराष्ट्र में किस तरह से ओवैसी की पार्टी ने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मुझे लगता है कि गुजरात की राजनीति को दिलचस्प बनाएंगी। तो ये तो कुछ चुनावी विश्लेषण हो गया। समाचार तो यही है कि भाजपा ने अपने मजबूत किले, चाहे वो सौराष्ट्र के इलाके हों जिसमें जामनगर, राजकोट और भावनगर आते हैं, या फिर दक्षिणी गुजरात हो, सूरत का इलाका, वडोदरा या फिर अहमदाबाद, इन सब जगहों पर जीत की तैयारी कर ली है। और जाहिर सी बात है, जहां जीत है वहां जश्न है, जिसकी शुरुआती तस्वीरें भी आने लगी। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में हम वादे के मुताबिक नौकरियों के लिए परेशान हो रहे देश के युवा की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक बरस पीछे जाकर आज की तारीख पर गौर करें। 23 फरवरी 2020 गुजरात के अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले थे। पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के खिलाफ धरना चल रहा था। हाल ही में ऐसा धरना पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में भी शुरू हुआ था। मेट्रो लाइन के नीचे सड़क पर प्रदर्शनकारी बैठ गए थे। 22 और 23 फरवरी की दरमियानी रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास भी रास्ता रोककर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। दर्शक जानते हैं कि CAA आंदोलन के वक्त प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन का दौर चला था। CAA के विरोध में भी रैलियां हो रही थी और CAA के पक्ष में भी। इसी तरह धरने का जवाब भी धरने प्रदर्शन से दिया जा रहा था।
23 फरवरी को पूर्वी दिल्ली में 2 तरह के प्रदर्शन हो रहे थे। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे सीएए के विरोध में धरना और मौजपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे एक भीड़ सीएए के समर्थन में नारेबाजी कर रही थी। रास्ता खुलवाने की मांग इसमें अहम थी। इस गुट की अगुवाई में दिखे बीजेपी के नेता कपिल मिश्र। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय, मातरम। कपिल जब ये सब बोल रहे थे तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी उनके साथ खड़े थे। बयान की तारीख थी 23 फरवरी। इसी दिन सीएए समर्थकों और विरोधियों में पत्थरबाजी शुरू हुई। पहले दिन पुलिस वालों समेत कई लोग जख्मी हुए, लेकिन बात सिर्फ पत्थरबाजी तक सीमित थी। अगले दिन यानी 24 फरवरी को अहमदाबाद में ट्रंप की मेहमान नवाजी चल रही थी और इस मेहमान नवाजी के बीच देश की राजधानी में पत्थरबाजी, आगजनी और गोलियां चल रही थी। दंगा हो रहा था दिल्ली में, भीड़ बेकाबू थी, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, पेट्रोल पंप जलाए जा रहे थे और एक दूसरे का कत्ल हो रहा था। मौजपुर और जाफराबाद के अलावा पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा, चांदबाग, गोकुलपुरी जैसे इलाकों में यह हिंसा हुई। हालात पूरी तरह से काबू करने में 1 हफ्ता लगा और इस दंगे में 53 लोगों की जान गई। कई घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। कपिल मिश्र के अलावा इस पूरे प्रकरण में एक और नाम की खूब चर्चा हुई, तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन। ताहिर के घर पर भारी संख्या में बोतलें और पत्थर मिले, आरोप लगा कि दंगा करने में काम आए। ताहिर को आम आदमी पार्टी ने निकाला और अब पुलिस की कार्रवाई चल रही है। दंगे के बाद बात आती है पुलिस की जांच की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सुनियोजित साजिश के तहत यह दंगा कराया। राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के दौरान भारत को बदनाम करने के लिए दंगा हुआ। पुलिस ने कुल 755 एफआईआर दर्ज की। इनमें से 349 मामलों में चार्जशीट दायर हो चुकी है। 406 केस यानी आधे से ज्यादा मामलों में अभी भी जांच चल रही है। 755 मामलों में से 62 की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। एक केस की जांच स्पेशल सेल और इसी केस में दंगे की सुनियोजित साजिश वाले एंगल से जांच हो रही है, जिसमें उमर खालिद जैसे कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में भी पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। बाकी के मामलों की जांच स्थानीय थानों की पुलिस कर रही है। इन सब मामलों में कुल 1825 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस के जांच करने के तरीके पर भी सवाल उठे। आरोप लगा कि सिर्फ एक समुदाय को ही दंगे के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। हालांकि दिल्ली पुलिस अपनी सफाई में यह कहती रही कि जांच के तरीके से ही जांच हो रही है, किसी का पक्ष नहीं लिया जा रहा। दंगे में जिन परिवारों ने अपने मकान और इंसान खोए, उन्हें भी दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है। इसके लिए क्लेम कमिश्नर भी नियुक्त किया गया था। क्लेम कमिश्नर रिटायर्ड जस्टिस सुनील गौर के मुताबिक अब तक करीब 2000 क्लेम्स पर 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साल भर पहले यहाँ लोग कौम में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अब इन दंगों पर लोगों की आंखों में पछतावा दिखता है। सब मिलजुल कर रह रहे हैं। हाँ। 1 साल बाद क्या बदला है चांदपुरी में? चांदबाग में कुछ नहीं, सब जैसा पहले नॉर्मल था ऐसे ही अब कुछ नहीं बदलाव है। बदलाव कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, जैसा पहले था ऐसा ही अब। अफसोस होता मन में कि ये ना हुआ होता तो ये नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए था। इंसानियत का खून है इसमें जो भी। पहले में और अब में बहुत फर्क है। अब तो इतना फर्क है कि पहले से और अब में आधे लोग भी नहीं रहे। जो लोग आ जाते थे या बात करते थे, अब वो बात भी नहीं करते, ना आते हैं। मैं रात को हमारी टिया रखता हूँ, यहाँ पे रात को चाय बिकती थी, पर लोग आते नहीं। अब इसलिए रात को काम नहीं होता। अब रात को खोल कर करें तो क्या करें, इसलिए दिन में लगाते थे, दिन में लगाते नहीं थे। ये मजबूरी है दिन की। दंगे में एक भीड़ शामिल होती है जिस पर पुलिस का शिकंजा कुछ आसानी से कस जाता है। वो वीडियो में नजर आते हैं, लेकिन क्या कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंचेंगे जो इस दंगे के असल गुनहगार हैं? इस सवाल के जवाब का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। दिल्ली दंगों से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब टटोलने के मकसद से लल्लन टॉप लेकर आ रहा है एक डॉक्यूमेंट्री। 1.25 घंटे की इस डॉक्यूमेंट्री में आप देख पाएंगे कि दंगों को करीब से देखने वालों ने क्या महसूस किया और जो इसके शिकार हुए उनकी जिंदगी पटरी पर कैसे लौट रही है, और जो कभी नहीं लौटे वो अपने पीछे क्या छोड़ गए।
आप ललन टॉप की इस डॉक्यूमेंट्री को 24 फरवरी को ललन टॉप की वेबसाइट पर देख सकते हैं। दिल्ली दंगों पर बात हो गई, अब देश के युवाओं पर बात करते हैं। एक वचन सुनिए पहले आप। भारत के लिए अगर सबसे पहली कोई प्राथमिकता है तो वो है देश के युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। किसी पोस्टर या दीवार पर यह कथन लिखा दिख जाए अगर आपको, तो बहुत मुमकिन है कि साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हो। युवा, नौकरी और देश की प्राथमिकता, ये सारे शब्द एक लाइन में 6 बरस पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहे थे। प्राथमिकता हमारे लिए भी है कि अगर युवाओं को नौकरी देने के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है तो हम इसकी बात करें, युवाओं के करियर, उनके मुद्दों, उनकी नाराजगी पर चर्चा करें। सोमवार के शो में हमने आपको बताया था कि कैसे केंद्र सरकार के विभागों में नौकरियों के लिए 3 बरस पहले फॉर्म भराए गए थे, लंबे अंतराल में परीक्षाएं हुई और भर्तियां पूरी नहीं हो पाई। एसएससी, रेलवे का ये हाल है। आज हम राज्यों में नौकरियों की बात करेंगे। राज्यों में भी चुनाव के दौरान सरकारें नौकरियां निकालती हैं, प्रचार में इस बात के ढोल पीटती हैं और फिर भर्तियों वाली फाइल धूल खाती है। एक दशक तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। आज एक करके कुछ राज्यों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। बीते बरस के सितंबर महीने में सोशल मीडिया पर रोजगार की मांग को लेकर एक अभियान शुरू हुआ था। इस अभियान का केंद्र यूपी था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में यह कैंपेन सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर आ गया था। कई शहरों में बड़े प्रदर्शन हुए थे और इसका असर यह कि योगी सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना पड़ा। क्या था इसमें? इस रिपोर्ट कार्ड में यूपी सरकार ने बताया कि मार्च 2017 से लेकर अब तक, यानी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कुल 3,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। योगी सरकार ने विभागवार भर्तियों का ब्यौरा देकर बताया कि किस विभाग में कितने लोगों को नौकरी मिली। जैसे ये रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ, इसकी सत्यता पर भी सवाल उठे और सवाल इसलिए उठे क्योंकि सरकार ने ये तो बताया कि हमने कितनी सीटों पर भर्ती की, लेकिन ये भर्ती कौन से बरस में हुई, किस पद के लिए हुई, ये नहीं बताया। छात्रों ने पूछा कि इतनी नौकरी दे दी तो ये भी बता दीजिए कि कौन सी वैकेंसी से कितने लोग भर्ती हुए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जो भर्तियां पूरी नहीं हुई उनको भी सरकार ने गिन लिया। यूपी सरकार ने क्या आंकड़ों को गोलमोल किया, अलग अलग जानकारी नहीं दी। हम आपको बताते हैं कि जानकारी क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएसएससी की बात। यूपी सरकार ने दावा किया कि यूपीएसएसएससी के जरिए 16,708 पदों पर नियुक्ति दी गई, लेकिन यूपीएसएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कुछ और दावा करते हैं। बेरोजगारी के खिलाफ सरकार को लेकर मुखर संगठन युवा हल्ला बोल ने एक आरटीआई के हवाले से दावा किया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद इस कमीशन ने कुल 13 भर्तियां निकाली जिनमें से किसी में भी नियुक्ति नहीं दी गई। सरकार को बताना चाहिए कि यूपीएसएसएससी ने जिन 16,708 नौकरियों की बात कही जा रही है वो कौन सी भर्तियां हैं। युवा हल्ला बोल संगठन के मुताबिक दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री ने 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र जरूर दिया था, लेकिन 16,708 के सरकारी आंकड़े पर सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक आरटीआई पत्रकार राजन चौधरी ने भी लगाई। उन्होंने मार्च 2017 से 31 दिसंबर 2020 तक यूपी सरकार के अधीन हुई सभी सरकारी और अर्ध सरकारी भर्तियों की विभागवार जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जानकारी मांगी गई। जवाब के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह आरटीआई कार्मिक विभाग के पास भेज दी और वहां से क्या जवाब मिला? कार्मिक विभाग के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। ये यूपी के एक भर्ती आयोग का हाल है। गिनाने के लिए हमारे पास और विभागों के आंकड़े भी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 49,568 पुलिस भर्ती, पुलिस की एक और 41,520 पदों की भर्ती। सबका यही हाल। कहीं सीटें खाली रह गई और भर्ती को पूरा बता दिया गया तो कहीं ट्रेनिंग और मेडिकल की डेट नहीं आ रही। राज्य सरकार चौक चौराहों पर इश्तिहार लगवाकर 3,75,000 नौकरियां देने का प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री रैलियों में खुद को इस बात का श्रेय देते हैं, लेकिन इन्हीं नौकरियों की जानकारी मांगी जाती है तो योगी सरकार का कार्मिक विभाग कहता है जानकारी नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता चलता कि ये नौकरी कहां और कैसे दी गई। सरकार के दावों में बेशुमार नौकरियों का रिकॉर्ड है और छात्र सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चिल्ला चिल्ला कर ताली थाली पीट कर भर्ती पूरी होने की गुहार लगा रहे हैं। ये एक भाजपा शासित राज्य का हाल है। अब एक कांग्रेस शासित राज्य की तरफ नजर डालते हैं। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बेरोजगारों ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। 14 फरवरी से जयपुर में हजारों की संख्या में युवा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग 2 दर्जन से ज्यादा लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम के हजारों पदों पर भर्तियां पूरी की जाएं। पंचायती राज एलडीसी 2013 के 10,029 पदों पर और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के मामले को भी जल्द से जल्द निपटाने की मांग है।
इन भर्तियों के साल को ध्यान से सुनिए, 2012 और 2013 की भर्तियां, यानी कि जब भर्ती निकली तब भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल पूरा हुआ, सरकार बदली, वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने भी 5 साल कार्यकाल पूरा किया, गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बने, लगभग आधा कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन अब तक भर्ती पूरी नहीं हुई। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013, फार्मासिस्ट भर्ती 2018, इनको भी पूरी करने की मांग को लेकर 8 दिन से युवा जयपुर में बैठे हैं। अब राजस्थान से चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। सोचिए सरकार कोई योजना लॉन्च करे, कोई वैकेंसी निकाले और इसे पूरा करना या क्रियान्वित करना भूल जाए। शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा करके दिखाया है। सब इंस्पेक्टर और सूबेदार की भर्ती का फॉर्म भरवाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार जैसे भूल गई हो। अगस्त 2018 में 655 पदों पर एसआई, सूबेदार, प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए। 24 अक्टूबर 2018 तक इसके लिए आवेदन लिए गए। इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव शुरू हुए, भर्ती की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया। 655 पदों की वैकेंसी में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच और प्लाटून कमांडर समेत 8 तरह के पद थे। सबके लिए अलग अलग आवेदन। एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन चार्ज 400 रुपए, जो 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उससे 1600 रुपए लिए गए। 1.25 लाख के लगभग लोगों ने फॉर्म भरे। 2018 से 2021 आ चुका है और अब तक सब इंस्पेक्टर भर्ती की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच के प्रदेश में आते हैं मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। सितंबर 2018 में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया था। इससे पहले की परीक्षा के नतीजे आते सरकार बदल गई, नतीजे लटक गए। अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया तो अगस्त 2019 में परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होते होते जुलाई 2020 आ गया। जुलाई 2020 में 3 दिनों तक चयनित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन इसके बाद इसे रोक दिया गया और ये अब तक रुका है। समय समय पर चयनित शिक्षक भोपाल आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जल्द नियुक्ति की मांग करते हैं, आश्वासन हाथ में लेकर चले जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में 3 बार सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन भर्ती पूरी नहीं हुई। इन सारे मामलों में हम सरकारों को कसूरवार मानते हैं। जब सरकारें नौकरी की घोषणा करती हैं, उस वादे के पीछे छात्र तैयारी शुरू करते हैं, उनके हिस्से में नौकरी का फॉर्म भरना और तैयारी करना होता है, लेकिन अब बहुत कुछ करना पड़ता है। संगठन बनाने पड़ते हैं, प्रदर्शन करना पड़ता है, सरकारों को याद दिलाने के लिए कि उसने नौकरी निकाली थी। अक्सर नौकरियों की प्रक्रिया में सरकार की तरफ से कुछ खामी भी होती है और मामला कोर्ट में चला जाता है। फिर छात्र चंदा जुटाकर वकील करते हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं। हम ये समझते हैं कि नौकरियां सिर्फ सरकारी नहीं होती, निजी सेक्टर में ज़्यादा हैं। ये बात दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त है कि हम रोज़गार हासिल करने के लिए प्रयास करने के अतिरिक्त रोज़गार पैदा करने की कोशिश भी करें। लेकिन अगर यही सब है तो सरकार फिर नौकरियां निकालती ही क्यों है? सरकार को भी तो लोगों की ज़रूरत है, और जब ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं होता? सरकार ठीक तरह से ये काम नहीं कर पाती और हमको भरोसा देती है कि वो हमारे देश को, हमारे प्रदेशों को पूरे सक्षम ढंग से चलाएगी। आप बताइए, एक सरकार के लिए ठीक ढंग से एक एग्ज़ाम कराना और भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करना इतना मुश्किल है क्या? इतना मुश्किल है क्या रात दिन मेहनत करके इन परीक्षाओं को क्लियर करने वाले युवाओं के सपनों को पंख लगाना? अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई नौजवान हो तो उनकी तरफ देखिएगा और फिर अपनी सरकारों से ये सवाल पूछिएगा। और ये सिर्फ एक उदाहरण है। जिस राज्य में आप दाखिल हो, जिस पार्टी की सरकार हो, वहां पर आपको इस तरह की समस्याएं मिल जाएंगी। इसलिए कहता हूं, समस्याएं हैं तो सवाल करना सीखिए। आज के शो में इतना ही। जाने से पहले वही अपील, दुनिया को औरतों की नज़र से देखने की, उनकी बात करने की हमारी एक पहल ऑर्डिनरी शो। इसे देखने के लिए आपको ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर जाना होगा। वहां पर आपको मेरी साथी प्रतीक्षा के द्वारा किया गया ऑर्डिनरी शो मिलेगा, जिसमें आपको एक नया नजरिया मिलेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। 9 जनवरी की रात महिला की कार रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकी, सड़क के किनारे बने एक रेस्तरां में खाने के लिए। खाने के बाद जब महिला की कार आगे बढ़ी तो यहीं से 3 आदमियों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने के बाद तीनों ने कार को रुकवा दिया। इन तीनों के नाम थे प्रदीप साहू उर्फ पाड़िया, धीरेन्द्र मोहंती उर्फ पूनिया और बिबन बिस्वाल। इसी बिबन बिस्वाल को बीके यानी बारंग किंग कहा जाता था। तीनों के पास हथियार थे। इसी की बदौलत उन्होंने महिला को डराया और उसका गैंगरेप किया। 10 जनवरी 1999 के दिन महिला ने कटक महिला पुलिस थाने में गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई।
16 दिन बाद 26 जनवरी को पुलिस ने 2 आरोपी धीरेन्द्र मोहंती और प्रदीप को गिरफ्तार किया, लेकिन तब तक बिबन फरार हो चुका था। गैंगरेप की घटना के बाद महिला ने आरोप लगाया कि गैंगरेप के पीछे जेबी पटनायक और इंद्रजीत का ही हाथ है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।